गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिलर फॉर्म की ये सोशल मीडिया साइट है। ओके, आप लोग इस पे जुड़ जाइए। तो आप लोग को जितनी भी नोटिफिकेशन है फिलर फॉर्म की, इसके थ्रू आपको टाइम टाइम पे मिलती रहेगी। ओके, दिस इज टेलीग्राम चैनल एंड दिस इज व्हाट्सएप ग्रुप एंड दिस इज इंस्टा आईडी। हमारा बहुत सारे बैचेज चल रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के बहुत सारे बैचेज हैं। ठीक है, तो जिसको जो बैच ज्वाइन करना है तो वो फिलर फॉर्म में कॉल करके पता कर सकता है। और आप अगर ऐप भी डाउनलोड कर लेंगे तो भी आपको सारी नॉलेज मिलती रहेगी। ये हमारा ऐप है फिलर फॉर्म ऐप, प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको। और हमारे बैचेज चल रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2 के 6 मंथ के भी बैच हैं और 12 मंथ के भी बैच है। और अगर आप चाहें तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक साथ भी ले सकते हैं पेड कोर्स। तो 6 मंथ का भी है इसमें, 12 मंथ का भी है। और टाइम टाइम पे इस पे डिस्काउंट आता रहता है, तो जरूरी नहीं है कि जितना दिख रहा है उतना ही मिलेगा। हम लोग क्या देते हैं, पेपर 1 पेपर 2 की क्लास लेते हैं और नोट्स प्रोवाइड करते हैं, PYQs देते हैं एंड 100+ मॉक टेस्ट। और अगर आप लोग को कोई भी कोर्स परचेज करना है और ये वाली अगर आप कोड यूज कर लिए ANCH10, ये मेरा कोड है, आंचल का हाफ पार्ट है ANCH10, तो आपको 10% डिस्काउंट हमेशा मिलेगा, चाहे आप फर्स्ट पेपर के लिए करें, चाहे आप सेकेंड पेपर के लिए किसी के लिए करें, या फिर आप कोई भी मतलब कोर्स परचेज करेंगे, किसी अदर सब्जेक्ट का भी करना चाहें तो भी हो जाएगा 10%। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं यूनिट 8 हम लोग पढ़ रहे हैं, सारे पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, अब बस यूनिट 8 का सी पार्ट पढ़ना बाकी है। तो आज की क्लास में हम लोग यूनिट 8 का सी पार्ट पढ़ेंगे।
चलिए देखते हैं कि इसमें हम लोग को क्या क्या चीजें पढ़नी है। इसमें आपको पढ़ना है इमर्जिंग ट्रेंड इन ई लर्निंग। इमर्जिंग का मतलब क्या होता है? उभरता हुआ। ओके, मतलब कि ई लर्निंग जो हमारी आजकल चल रही है उसमें कौन सा ट्रेंड ज्यादा उभर रहा है, मतलब ई लर्निंग हम किसके थ्रू ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, ये हम लोग को इसमें पढ़ना है। अब देखते हैं सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, यूज ऑफ वेब 2.0, इसके बारे में पढ़ना है कि 2.0 क्या है, ये क्या है, ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। ओके, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, किस पे कौन कौन सी साइटें एक्टिव हैं। और सोशल नेटवर्किंग साइट जो इसका उपयोग आजकल आप लोग बहुत आराम से कर रहे हैं ना, सबको पता है। जो ये आज का जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ, यूनिट सी जो लेके आई हूँ, इसमें याद करने वाली कोई चीज नहीं है, ठीक है, सारी की सारी चीजें समझने वाली है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के। उसमें एक चीज क्या है बता रही हूँ, एक चीज इसमें ये मॉडल है D&M का SIIS सक्सेस मॉडल। ओके, 2013 में आया था। यही मॉडल है जो आपको सिर्फ याद करने हैं। ये थोड़ा सा बड़ा मॉडल है, लेकिन मैं आप लोग को इजीली कॉन्सेप्ट समझा दूंगी, समझ में आ जाएगा, लेकिन याद करना आपका काम है, उसको याद करना ही पड़ेगा, और उससे एग्जाम में क्वेश्चन भी हमेशा आते हैं। और ये ऐसा मॉडल है कि मतलब आप इसमें तुक्का भी नहीं मार सकते एग्जाम में। हाँ, अगर आपको मॉडल आता है तो आता है, नहीं आता है फिर नहीं आता, वो क्वेश्चन इजिली गलत हो जाएगा, और आता है तो इजिली आपको 2 नंबर दे के जाएगा। तो ये यूनिट है जो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसमें सिर्फ और सिर्फ समझने वाली चीजें हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन इसमें आएंगे, किसी की आपको डिफिनेशन नहीं पूछेगी, तो सिर्फ आपको समझना है इसमें, और ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो इसलिए इस यूनिट से आप बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। सिर्फ इसको आपको मॉडल रखना है और कुछ नहीं करना है। ओके, और हम लोग क्या देख रहे थे इसमें, हाँ, कि सोशल नेटवर्किंग साइट हम लोग कैसे यूज करते हैं, ई लर्निंग में ब्लॉग्स का उपयोग कैसे होता है, चैट का उपयोग कैसे होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, डिस्कशन फोरम का, सबका उपयोग कैसे कैसे होता है, बस यही पढ़ना है। ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज क्या क्या है, ठीक है, क्रिएटिव कॉमन हम लोग को पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, मूक पढ़ना है, MOOC, ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इसके बारे में पढ़ना है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और एप्लीकेशन क्या है इसके बारे में। ओके, और पढ़ना ई इंक्लूजन। अभी हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ चुके हैं, अब बस वही ई इंक्लूजन पढ़ना है कि मतलब इंटरनेट के थ्रू वो चीज कैसे होगी, बस सिंपल सी चीज है। कॉन्सेप्ट ऑफ ई इंक्लूजन, एप्लीकेशन ऑफ एसर्टिव टेक्नोलॉजी इन ई लर्निंग, ठीक है, टेक्नोलॉजी एसर्टिव का मतलब कि असिस्ट कर रहा है आपको, मतलब आपके साथ कौन सी टेक्नोलॉजी ई लर्निंग में आपको सहायता कर रही है, बस सिंपल सी बात है। कौन कौन से एप्लीकेशन है जो आपको ई लर्निंग करने में सहायता कर रहे हैं, ये तो आप ऐसे ही बता देंगे, है ना, इजी। क्वालिटी ऑफ ई लर्निंग, ई लर्निंग की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मेजरमेंट क्वालिटी ऑफ सिस्टम। इसमें क्या है, मेजरमेंट क्वालिटी ऑफ सिस्टम, कहाँ गया, हाँ, इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्विस यूजर सेटिस्फेक्शन एंड नेट बेनिफिट, इसी के बारे में पढ़ना है, D&M का IS सक्सेस मॉडल, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इथिकल इशू ऑफ ई लर्निंग। जब हम ई लर्निंग करते हैं तो बहुत सारे इथिकल इशू आते हैं। ओके, तो कौन कौन से इथिकल इशू आते हैं, और वो टीचर के लिए कौन से इथिकल इशू है, और स्टूडेंट के लिए कौन से हैं, और रिसर्च अगर हम कर रहे हैं तो कौन कौन से इथिकल इशू आते हैं। सबसे ज्यादा इथिकल इशू आता है जो रिसर्च में आता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। अब हम हिंदी में भी दिखा दे रहे हैं। Okay. चलिए हिंदी में भी वही चीज देखते हैं, ई लर्निंग में उभरते हुए रुझान, मतलब ई लर्निंग में क्या क्या चीजें आजकल आ रही हैं। सामाजिक शिक्षा, इसके बारे में पढ़ना है, उसकी अवधारणा क्या है, सीखने के लिए वेब 2.0 टूल्स का उपयोग, वेब 2.0 को आपको इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। और सोशल नेटवर्किंग साइटें क्या क्या है, ब्लॉग, क्या ब्लॉग के थ्रू आप कैसे शिक्षा ले रहे हैं, चैट के थ्रू ई लर्निंग कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर रहे हैं, ओपन एजुकेशन रिसोर्स, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना, मूक के बारे में, हाँ। और फिर ई समावेशन, मतलब वही ई इंक्लूसिव अभी बताए थे ना, वही है ई समावेशन। ओके, उसकी अवधारणा क्या, उसके सीखने में सहायक प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग क्या क्या होता है, ई और क्या क्या, उसकी गुणवत्ता क्या है, प्रणाली के बारे में, और गुणवत्ता का मापन, और
ये वाला मॉडल करना हम लोग को पढ़ना है। ओके, DNM मॉडल पढ़ना और नैतिक मुद्दे ई लर्निंग और ई टीचर और ई रिसर्च में क्या क्या नैतिक मुद्दे हैं जो इथिकल इशू आते हैं हम लोग को, मतलब कि अगर हमें कोई चीज यूज करना है, ई कंटेंट हमको यूज करना है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ न कुछ इथिकल चीजें होती हैं कि आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई कंटेंट यूज नहीं कर, लेकिन उसके लिए कोई न कोई क्या है, वो रूल्स वगैरह बनाए गए हैं। उसी रूल्स के बारे में हम लोग समझना कि कोई कंटेंट अगर यूज करना है तो कैसे यूज करना है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है हम लोग को? इमर्जिंग ट्रेंड इन ई लर्निंग। कौन कौन से ट्रेंड ई लर्निंग में इमर्ज हो रहे हैं, मतलब उभर रहे हैं। तो एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसमें आप लोग के सिलेबस में दिया है 2.0 टूल्स। 2.0 क्या है? ये क्या है? एक तरीके का क्या है, ये सॉफ्टवेयर है। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। वेब 2.0 टूल्स आर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। कैसा सॉफ्टवेयर है? ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है दैट अलाउ यूजर टू डू ए नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स। इसके द्वारा इस सॉफ्टवेयर जो है 2.0 टूल्स जो है, इसके पहले आया था वेब 1. ठीक है, 1.0 आया था, बाद में ये थोड़ा सा चेंज होके हो गया 2.0। ये एक क्या है, ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। क्या क्या चीजें कर सकते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, टू बी यूज टू टीच करिकुलम कंटेंट। जो हमारा करिकुलम है उसको हम इसमें पढ़ा सकते हैं। इसमें बहुत सारी साइटें होती हैं, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टा हो गया, हाँ, बहुत सारी जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू चलाई जाती है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर नहीं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। ओके, और ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर, इसमें वो एप्लीकेशन चला रन कराए जाते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर डाटा कर सकते हैं, क्रेडिट एंड एडिट वीडियो कर सकते हैं, एडिट फोटो करते हैं। ओके, कोलैबोरेट एंड सो मच मोर, मतलब कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। वेब 2.0 उपकरण ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ताओं को कई अलग अलग काम करने की अनुमति देता है। उनका उपयोग पाठ्यक्रम सामग्री सीखने, डेटा स्टोर करने, वीडियो बनाने, संपादित करने, फोटो संपादित करने, ओके, सहयोग करने और बहुत कुछ करने के लिए किया जाता है। ये कार्यक्रम अक्सर निःशुल्क होते हैं और शिक्षकों, छात्रों और कभी-कभी माता-पिता द्वारा कक्षा के अंदर और बाहर दोनों नियमित रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर होता है बिल्कुल निःशुल्क होता है। आप ही लोग बताइए, फेसबुक से आप नॉलेज ले सकते हैं ना निःशुल्क, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब से आप नॉलेज निःशुल्क ले सकते हैं। जो कुछ पेड होती हैं यूट्यूब पे, लेकिन वो क्या होता है, वो यूट्यूब पेड नहीं है। यूट्यूब पे तो आप एंट्री कर लेंगे, आप उनके कोचिंग में जाने के लिए पैसा देना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है तो ये मैं दूर कर दूं कि यूट्यूब पे जाने की, यूट्यूब से नॉलेज लेने के पैसे नहीं लगते। उनकी अगर कोई कोचिंग है, किसी साइट पे विजिट करे तो उसके अलग से कोई पैसे लेते हैं, तो वो अलग चीज है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती है, फ्री होती है। इसका उपयोग कोई भी कर सकता है। एज लाइक टीचर कैन बी यूज, स्टूडेंट कैन बी यूज एंड पेरेंट्स आल्सो कैन बी यूज। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हियर आर एग्जांपल ऑफ वेब 2.0 टूल्स दैट आर करंटली बीइंग यूज्ड इन एमटीएस। ओके, कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं जो क्या होते हैं, जो आपके 2.0 वेब पे रन कराए जाते हैं और उसके द्वारा यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ वेब 2.0 फीचर्स इंक्लूड सोशल नेटवर्किंग साइट। इस पे क्या होती है, सोशल नेटवर्किंग साइटें होती हैं। कौन कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइटें होती है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है। फेसबुक हो गया, ब्लॉग हो गया और विकीज हो गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ब्लॉग। एक आप लोग बहुत ज्यादा ब्लॉग देखते होंगे, ये वाला जो आप लोग देखते हैं ना, लोग बताते हैं मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, आता है ना, अपने लोग डेली डेली रूटीन डालते हैं, वो होता है, वो ब्लॉग होता है। ठीक है, जिससे हम लोग को मतलब नहीं रखना चाहिए अभी, जब तक आप नेट की तैयारी कर रहे हैं। हमको किससे मतलब रखना है, हमको ब्लॉग से मतलब रखना है, इस वाले ब्लॉग से रखना है। ये ब्लॉग है, वी ब्लॉग, ये क्या है, ब्लॉग। ओके, तो हमको भी ब्लॉग से रखना है, मतलब नेट की तैयारी रखते हैं। ओके, इस पे क्या होता है, इस पे स्टडी मटेरियल होते हैं। ब्लॉग मतलब होता है कोई चीज लिखी जाती है, जैसे कि अगर आप मान लीजिए किसके बारे में, अगर आप वेब 2.0 के बारे में आप गूगल पे डालेंगे तो बहुत सारे ब्लॉग आएंगे आपके सामने। जो साइटें आती है ना उसमें लिखा हुआ रहता है कि हाँ विकिपीडिया है,
उससे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, रिसर्च गेट हुआ तो उसपे ब्लॉग बनते हैं, मतलब कि एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें लिखी जाती हैं। तो वो क्या होती है, वो जो साइट होती है वो ब्लॉग आती है, और ये ब्लॉग इसको आप लोग को देखना ही नहीं है, ठीक है अभी। और और क्या हो गया, सोशल नेटवर्क का फेसबुक हो गया, ब्लॉग हो गया, विकीपीडिया वगैरह आती है, और आप इसमें यूट्यूब भी डाल सकते हैं। ओके, आप क्या डाल सकते हैं, आप इंस्टा भी डाल सकते हो। उसे इंस्टा से कोई नॉलेज जल्दी लेता नहीं है, लेकिन लेना चाहे तो ले सकता है, उसमें बहुत सारे एजुकेशन की चीज़ें आती रहती हैं, तो उससे भी नॉलेज हम ले सकते हैं। पर हम क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ फोटो डालते हैं, सबको पता है। तो अब हम लोग देखते हैं वेब 2.0 सुविधाओं के उदाहरण में सामाजिक नेटवर्किंग साइट या सामाजिक मीडिया साइटें जैसे क्या कौन-कौन सी हैं, फेसबुक, ब्लॉग, विकी, ढेर सारी साइटें आती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वेब 2.0 टूल्स आर क्या है, ठीक है, किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, क्या-क्या इसका यूज़ क्या-क्या है, ओके। प्रोवाइडेड स्टूडेंट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद अदर एज दे आर शेयर देयर नॉलेज। 2.0 जो वेब है उसके एप्लीकेशन आपको पता है, जैसे एक एप्लीकेशन लेके चल रहे हैं हम लोग, यूट्यूब लेके चलते हैं, इसको ध्यान में रख के समझ जाइए आप। ये क्या करता है, ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि स्टूडेंट टीचर के बीच क्या हुआ, इंटरेक्शन हो सके, और क्या हुआ, स्टूडेंट हुआ, टीचर कोई भी हुआ, पेरेंट्स हुआ, कोई भी हुआ, वो अपनी नॉलेज वहां से गेन कर सकता है। यूट्यूब से आप कर सकते हैं ना, तो वही है एक तरह से। ये आप एग्जाम्पल रख के समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। वेब 2.0 टूल्स आर create opportunity for student to share what they are learning with a wider audience। इसमें क्या होता है, इसमें हम अपनी चीजों को शेयर भी कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे आपको वीडियो बना के डाल दिए, तो आपकी जो लर्निंग है, ठीक है, आप अगर कोई भी वीडियो बना दिए, जैसे कि मान लीजिए महात्मा गांधी के ऊपर आपने वीडियो बना दिया, हाँ, आपके पास जो भी नॉलेज है महात्मा गांधी की, आपने उसको बना दिया, आपने उसको बना के यूट्यूब पे डाल दिया, आपने उसको बना के ब्लॉग पे डाल दिया, कहीं भी डाल दिया, तो अपनी नॉलेज आप शेयर कर सकते हैं। जो आपकी नॉलेज है वो किसी और को भी मिल सकती है, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। तो जैसे आप ई लर्निंग कर रहे हैं वैसे कोई और भी ई लर्निंग कर सकता है। वेब 2.0 उपकरण छात्रों को दूसरे छात्रों के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करता है, ठीक है? आप बातचीत कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है? स्टूडेंट क्योंकि वे अपना ज्ञान साझा कर सकते हैं, और इसमें क्या हो सकता है, हम अपना ज्ञान भी साझा कर सकते हैं। वेब 2.0 टूल छात्रों के लिए व्यापक दर्शकों के साथ जो वो सीख रहे हैं उसे साझा करने का अवसर प्रदान करते हैं। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जैसे आप इंस्टा पे कोई पोस्ट डाल दिए, कोई नॉलेजेबल पोस्ट डाल दी है, तो आप क्या है, आप अपनी जो एजुकेशन है, आपकी जो नॉलेज है, वो आप उस पर साझा कर दिए उसके थ्रू। तो अगर उससे रिलेटेड कोई बच्चा है जिसको उसकी जानकारी चाहिए, तो वो ले सकता है। जैसे कि आप लोगों के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, इंस्टा पे है, फेसबुक पे है, व्हाट्सएप पे है, ढेर सारी चीजें आपके एजुकेशन से रिलेटेड मिल जाएंगी, तो वो क्या, कोई ना कोई तो उसको साझा किया है ना, तो इसी तरह ये होगा। अब हम लोग देखते हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइटें क्या-क्या होती हैं। बहुत ही ईज़ी आपका ये है पेपर। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ यूनिट बी का पार्ट बी है जो, हाँ, यूनिट 8 का बस पार्ट बी है, उसको आपको इसे कुछ पार्ट उसमें से रखने हैं। बाकी चीज़ें पूरा एकदम कॉन्सेप्ट पे है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ चीज़ें समझने हैं, और आपने क्वेश्चन बहुत ईज़िली निकाले जाएँगे। अब देखते हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट क्या-क्या है, ठीक है? टुडे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड ए लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एजुकेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय एवरीवन अराउंड द ग्लोब। आज के समय में क्या है, ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि कोई भी एक नॉलेज आप कहीं भी डाल दिए, ठीक है? कुछ आप डाल दिए, तो उसका क्या है, वो पूरा विश्व उस नॉलेज को ले सकता है। किसके थ्रू ले सकता है, सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है, जैसे आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, ठीक, कुछ भी मान लीजिए। तो ये सब साइटें क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं, जिसमें मतलब अगर आप एक पोस्ट कुछ भी डाल दिए, तो ये जरूरी नहीं है कि गूगल पे जो भी चीजें पड़ी वो सिर्फ इंडिया वाले दिए, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी देख सकता है, कोई भी उससे नॉलेज गेन कर सकता है। The educational field has completely transferred ever since the internet and technology are include the education। और ये जो चीजें किसके द्वारा ट्रांसफर होती हैं, वो चीजें ट्रांसफर होती हैं इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी। हमको कोई भी अगर ई लर्निंग आपको करनी है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको दो चीज की जरूरत पड़ेगी। पहला क्या जरूरत पड़ेगी, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। बिना इंटरनेट के आप कुछ भी चला पाएंगे कोई तो साइट, ऑब्वियसली नहीं चला पाएंगे आप। और दूसरा क्या, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है, आप टेक्नोलॉजी का मतलब आपके पास मोबाइल हो, आपके पास लैपटॉप हो, आपके पास कंप्यूटर हो, जो भी चीजें हैं, ठीक है,
वो टेक्नोलॉजी में आ गई। तो 2 चीज़ का जब अगर मिलन होगा तभी आप सोशल मीडिया साइट से नॉलेज ले सकते हैं और नॉलेज दे सकते हैं दोनों। ये हम लोग देखते हैं आज प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए बहुत सारे अवसर प्रदान करे, बस उसका हिंदी है ये, ओके, कुछ अलग से नहीं है, जिसे दुनिया भर में हर तरह हर किसी के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, हर कोई आदमी उसको ले सकता है। इंटरनेट और प्रौद्योगिकी के समीकरण में शामिल होने के बाद से शैक्षिक क्षेत्र पूरी तरह से बदल गया। मतलब जब से इंटरनेट में और एजुकेशन और टेक्नोलॉजी दोनों आई है, तब से क्या हुआ, तब से एक बहुत बड़ा चेंज आया है। लोग ई लर्निंग की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइटें क्या-क्या हैं। जैसे क्या हो गया, फेसबुक हो गया, ये क्या हो गया, इंस्टा हो गया, स्नैपचैट हो गया, ट्विटर हो गया, गूगल हो गया, वाइन हो गया, ये सब क्या छोटे-छोटे साइटें हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इसका उपयोग एजुकेशन के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं, वो आप लोग बताइएगा। लेकिन इस पे एजुकेशन का यूज़ हो सकता है, इसके द्वारा भी हम एजुकेशन ले सकते हैं, ठीक है? और भी बहुत सारे हैं। अब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया को हम क्लासरूम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया इन द क्लासरूम। तो टू बी ब्रॉडकास्ट अपडेट एंड अलर्ट किसके द्वारा कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं और कोई भी अलर्ट है उसको भेज सकते हैं। जैसे कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो अगर हमारा जो भी अपडेट रहता है कि मेरी क्लास कब-कब चलेगी, 10 बजे चलेगी और कब चलेगी, 6 बजे चलेगी। तो वो हम आपको अपडेट करते रहते हैं। कभी-कभी 10 वाली बजे वाली क्लास नहीं भी चलती है, क्योंकि 10 बजे वाली क्लास एक्स्ट्रा क्लास है, वो सिर्फ सिलेबस कवर करने के लिए एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ रही है। एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा तो रोज़ क्लासेस कब चलेंगी, 6 बजे ही चलेंगी। पहले भी 6 बजे चलती थी, अब भी रेगुलर चलती हैं, आगे भी 6 बजे चलेंगी। लेकिन 10 बजे वाली क्या है, वो कभी-कभी चलती है, ठीक है? तो ये क्या, इसके अपडेट हम देते रहते हैं कि 6 बजे आज क्लास चलेगी, आज 10 बजे चलेगी और सबको आना है, और कोई भी स्टडी मटेरियल अपलोड हो गया उसका अपडेट देते रहते हैं। तो किसके थ्रू देते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू दे रहे हैं, एप्लीकेशन के थ्रू दे रहे हैं, ठीक है? आपको अलर्ट भी करते रहते हैं कि इतने-इतने समय में क्लासेस चलेंगी और आपको आना है। अब हम लोग देख रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टू स्ट्रीम लाइव लेक्चर एंड होस्ट डिस्कशन। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, लाइव लेक्चर जो अभी हो रहा है, लाइव लेक्चर हम कर रहे हैं, और होस्ट डिस्कशन जो डिस्कशन हो रहा है, जैसे कि आप कोई चीज पूछते हैं, हम बताते हैं, हमारा कोई क्वेश्चन है तो आप बताते हो, ये क्या हो रहा है, डिस्कशन को हम लोग कर रहे हैं। यूज ट्विटर एज ए क्लास मैनेज बोर्ड। ट्विटर को क्या कर सकते हैं, हम लोग एक बोर्ड की तरह भी यूज कर सकते हैं। मतलब कोई भी जानकारी है तो हम ट्विटर पे डाल दिए, जैसे कि हम कुछ भी अगर है, ट्विटर पे मैंने कोई हैंडल बना के रखा है फिल्डर फॉर्म का, ओके, तो उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो उस पर पोस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी क्या है, टेलीग्राम पे चीजें पोस्ट की जाती हैं, यूट्यूब पे चीजें पोस्ट की जाती हैं उससे रिलेटेड। तो वही है कि उसके क्या है, उसको एक बोर्ड की तरह भी यूज कर सकते हैं ई लर्निंग में। और क्या हो गया, असाइन ब्लॉग पोस्ट एज एशे। जो ब्लॉग वगैरह बनते हैं उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, उसको हम लोग पोस्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं, एस्से वगैरह भी उस पर डाल सकते हैं। मतलब जो भी मैंने बताया ब्लॉग के बारे में डीपली, तो उसको हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। क्रिएट ए क्लास ब्लॉग फॉर डिस्कशन। हम क्या कर सकते हैं, एक ब्लॉग की साइट बना दिए, एक ब्लॉग बना दिए, उसको हम लोग एज ए डिस्कशन कर, जैसे कि उस पर हम कोई पोस्ट डालें कि कोई भी पोस्ट डाल दिए जीन पियाजे के बारे में, चलो आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो आप हम भी उस पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उस ब्लॉग में, आप भी अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो इससे क्या हो, इससे एक डिस्कशन हो रहा है और ई लर्निंग हो रही है। हिंदी में देख लेते हैं क्या यूज होता है सोशल नेटवर्किंग साइट के, जो साइट्स है उसका क्लासरूम में क्या यूज होता है, अपडेट्स और अलर्ट प्रसारित करने के लिए, ओके। हम कोई अपडेट दे सकते हैं, आपको अलर्ट कर सकते हैं, तो वो इसका सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू ही किया जाता है। लाइव व्याख्यान स्ट्रीम करने और चर्चाओं की मेजबानी करने के लिए प्रयोग होते हैं। हम कोई जो लाइव लेक्चर कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, इस समय जो हो रहा है, सिंपल सी बात है। और चर्चाओं की मेजबानी करने के लिए मतलब कि डिस्कशन कर सकते हैं। कक्षा संदेश बोर्ड के रूप में ट्विटर का उपयोग कर सकते हैं। जो हमें कुछ भी अगर चीजें डालनी है, आपको कोई भी संदेश देना है, कोई भी मैसेज देने हैं, तो हम आपको सोशल नेटवर्किंग सोसाइटी के थ्रू दे सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग बताए ना कि आप फिलर फॉर्म का अपडेट लेने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, आप उसका ग्रुप ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, आप उसका इंस्टा आईडी ज्वाइन करिए, आपका उसका यूट्यूब ज्वाइन करिए। इससे भी आपको क्या मिलेगा, जो उसका उसके जो भी इंफॉर्मेशन है वो टाइम टाइम पे आपको मिलते जाएंगे।
और ब्लॉग का जो ब्लॉग हम लोग बता रहे थे उसको ब्लॉग को निबंध के रूप में कर सकते हैं और उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, चर्चाएं कर सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है ओपन एजुकेशन रिसोर्स। ओके, अब देखते हैं कि ओपन एजुकेशन रिसोर्स क्या क्या है। ओपन एजुकेशन का मतलब क्या हो गया, रिसोर्स का मतलब क्या हो गया, संसाधन, ऐसा संसाधन जो क्या है, ओपन है, खुला है। और एजुकेशन का मतलब शिक्षा। ओके, मतलब शिक्षा का ऐसा संसाधन जो खुला हुआ है, पूरी तरह से ओपन है, इसको जो चाहे यूज कर सकता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है विकिपीडिया। जो विकिपीडिया है, आप सबने यूज किया होगा विकिपीडिया, कोई भी चीज आप डाले तुरंत विकिपीडिया पे मिल जाता है। तो विकिपीडिया क्या है, एक ओपन रिसोर्स एजुकेशन है, ठीक है। उस पे हम, अगर हम किसी के बारे में, जैसे विवेकानंद के बारे में हमको पूछना है तो विवेकानंद आप गूगल में डालिए, विकिपीडिया पे वो चीज शो होने लगता है कि हाँ इसमें विवेकानंद के बारे में पूरा चीज, तो आप वहां से नॉलेज ले सकते हैं, आप चीज को यूज भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई कॉपीराइट का इशू भी नहीं आता है। तो ये क्या है, ये एजुकेशन रिसोर्सेज है जो कि ओपन है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं OER। OER करके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया ओपन, O फॉर ओपन, R मतलब, सॉरी, O फॉर ओपन, E मतलब एजुकेशन एंड R मतलब रिसोर्स। इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसमें क्या है 5 आवर्स ऑफ ओपन एजुकेशन। ओपन एजुकेशन में एक क्या 5 आवर को फार्मूला दिया गया, उस फार्मूला को हमको पढ़ना है कि क्या है। रिटेन, यू कैन कीप द वर्क फॉर एवर, मतलब कि रिटेन कर सकते हैं अपने वर्क को, हम हमेशा के लिए डाल, एक बार यूट्यूब पे जो वीडियो पड़ गई, अगर उसको न डिलीट किया जाए तो वो तो जब तक यूट्यूब है तब तक वो चीजें उसमें रहेंगी, कहीं से हटने वाले नहीं, मतलब रिटेन कर सकते हैं, उस चीज को स्टोर कर सकते हैं। रीयूज, चीजों को हम रीयूज कर सकते हैं, जैसे कि विकिपीडिया पे हमने बताया कि एक चीज कोई पढ़ गई तो आप उसका बार बार यूज कर रहे हैं ना, वो बार बार तो पढ़ी नहीं, वो एक बार कभी डाल दी गई उस पर, तो वो चीजें हम बार बार गूगल्स पे डाल दी गई, वो चीजें हम बार बार यूज कर रहे हैं, आज भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, 10 साल बाद भी हम वो चीजें वहीं से यूज करेंगे। और रिवाइज, यू कैन अडॉप्ट, मॉडिफाइड एंड ट्रांसलेट द वर्क, आपने कोई ब्लॉग बना के चीजें उस पर डाल दी, कोई भी ब्लॉग बनाया उसमें आप, अभी हम लोग बोले कि जीन पियाजे का चीज हम डाल दिए, तो उसको क्या कर सकते, उसको मॉडिफाइड, हमें जीन पियाजे के बारे में कुछ और नॉलेज मिली, तो हम जाके वहां पे एडिट करके जीन पियाजे के बारे में और चीजें हम लिख दी। ट्रांसलेट कर सकते हैं, ट्रांसलेट द वर्ड, हम इंग्लिश में डालें, बच्चे ने बोला कि नहीं हमको इंग्लिश तो समझ में नहीं आ रही, कुछ लोग बोलते हैं तो हम हिंदी में डाल दें उस चीज को ट्रांसलेट करके, मतलब उसको एडिट कर सकते हैं, चीजों को रिवाइज कर सकते हैं, चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम उसमें कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा, 3 R हो गया ना, चौथे R का क्या है, रिमिक्स। रिमिक्स का मतलब क्या हो गया, वो गाने वाला रिमिक्स नहीं, कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है, अलग सा इसमें रिमिक्स, एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे आप लोग। वैसे रिमिक्स तो सब लोग को बहुत मजा आता होगा ना डांस करने में, उसमें पता है मुझे। यू कैन कंबाइन इट विथ अनदर रिसोर्स टू मेक ए न्यू ईयर। रिमिक्स का मतलब क्या हो गया कि चीजों को ऐड कर देना, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही चीज पे नॉलेज हम कहीं पे स्टोर करें, अलग अलग चीजों के, मतलब एक चीज में हम बहुत सारी नॉलेज को ऐड कर सकते हैं, उसको रिमिक्स कर सकते हैं, ठीक है। और रीडिस्ट्रीब्यूट, ओके, रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या हो गया, सिंपल वर्ड हो गया, इसको आप शेयर कर सकते हैं। आपका जो ब्लॉग बनाया, आपने चीजें लिखा, उसको हम शेयर कर दिए, दूसरे को भी नॉलेज मिल गई। यूट्यूब पे मैंने कोई चीज डाल दिया, उसको हम शेयर कर दिए, दूसरे को भी नॉलेज मिल गई। तो ये क्या होगा, ये ओपन रिसोर्सेज है, इसको कोई भी कभी भी कैसे भी यूज कर सकता है, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, उसको हम रिटेन कर सकते हैं, उसको रीयूज कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं, उसको रिमिक्स कर सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। दिस इज द all about open education resources. I hope you all are understand. Okay? कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ लीजिए, अगर आ रहा है तो फिर ठीक है। हम लोग थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं, ये क्या क्या है, वही चीजें हैं जो मैंने समझा दिया, लेकिन ठीक है थोड़ा सा हम लोग उसके डिफिनेशन के तौर पे भी पढ़ लें उसको, लेकिन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस पे ही आएंगे, उसका डिफिनेशन कभी नहीं पूछेगा। Open educational resource OER are learning, teaching and research material in any format and medium that
reside in the public domain are under copyright that have been released under a open license that permit no cost access, reuse, repurpose or adaptation and redistribution by other. ओपन एजुकेशन रिसोर्स किसी भी प्रारूप और माध्यम में सीखने सिखाने और शोध सामग्री है जो सार्वजनिक डोमेन में रहते हैं या कॉपीराइट के अधीन है, जो एक खुले लाइसेंस की तरह जारी किए जाते हैं, जो बिना किसी लागत के पहुंच पुनः उपयोग की अनुमति देते हैं। उद्देश्य अनुकूलन और दूसरों द्वारा पुनर्वितरण, हम लोग इसको समझते हैं। जो ओपन एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है, वो किसी भी फॉर्मेट में यूज हो सकता है, मतलब कि उस पे लिखित जानकारी भी हो सकती है, ठीक है, उस पे वीडियो भी हो सकते हैं और उसमें ऑडियो भी हो सकते हैं, कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स के तौर पे हो सकते हैं तो रिटन होगा, ओके। तो जरूरी नहीं है कि कोई एक ही, सिर्फ अगर आप जैसे ब्लॉग की बात कर रहे हैं कि उस पर रिटन चीजें हैं तो वही है, नहीं, हम क्या है ऑडियो भी सुन सकते हैं, वीडियो भी, बहुत सारी ऑडियो साइटेड हैं कि जिसमें टीचर अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके डालते रहते हैं, वीडियो भी है, उसके जैसे हम लोग यूट्यूब पे डालते हैं वीडियो चाहिए तो अलग अलग टाइप के फॉर्मेट होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें कॉपीराइट का कोई इश्यू नहीं होता, ये होते हैं अंडर कॉपीराइट, मतलब जो चीजें डाली जाती हैं, जो विकिपीडिया हो गई, ठीक है, वो क्या है, वो उसका कॉपीराइट है, वो उसने कॉपीराइट करा के रखा है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने ओपन करके रखा कि कोई भी इसका यूज कर सकता है। लेकिन जहां भी यूज होगा उसके नीचे अगर विकिपीडिया लिखना जरूरी होता है कि वहां से मैंने ये चीज लिया है। ये क्या होगा, एक तरीके से उनको कॉपीराइट जो जैसे जिसका है उसको क्या है, एक तरीके से उसको इथिकल इश्यू ना आए, इस वजह से लोग ऐसा करते हैं। that has been released under a open license that permit no cost। ये क्या परमिट देता है कि आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कभी भी यूज कर सकते हैं, आपका पर्पस जो भी हो, बार बार पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, इसको अडॉप्ट कर सकते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ओईआर क्या क्या है, ओके। इसमें कोर्सेज होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं, टेक्स्ट बुक होते हैं, वीडियोस होते हैं, टेक्स्ट बैंक होते हैं और इमेज होते हैं, मतलब ढेर सारी चीजें ओईआर में होती हैं। हम लोग देखते हैं क्रिएटिव कॉमन। बहुत सारी चीजें जब आप पढ़ेंगे, कोई भी साइट पे आप जा रहे हैं, कभी पढ़ रहे हैं, तो आप उसके देखेंगे ऊपर ऐसे रहता है, कभी ऊपर है कभी नीचे, मतलब कहीं ना कहीं ऐसे रहता है। ये वाला सीसी वाला आप बहुत जगह देखे होंगे, ये एजुकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। कभी मान लीजिए कि कोई पेपर है, कोई पेपर आप अगर पढ़ रहे हैं, हाँ, कोई रिसर्च पेपर है, तो उसमें भी ऐसी चीज़ें रहती हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये क्या है, अंडर कॉपीराइट है, ये चीज़ें पब्लिश हो चुकी हैं और ये अंडर कॉपीराइट है, इसका अब रीयूज़ नहीं करना है। ओपन रिसोर्स जो अभी ओपन रिसोर्स हम लोग पढ़े, उसका मतलब है कि आप उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको अगर नाम लें तो भी अच्छा, विकिपीडिया का नहीं, बहुत सारे हैं, बस विकिपीडिया ही नहीं है। तो और अगर नहीं लें तो भी मत, जैसे कि खान अकेडमी है, जो खान अकेडमी है उसमें उसकी भी एक साइट है, उसकी चीज़ों को आप रीयूज़ कर सकते हैं, उसमें भी कभी आपका कॉपीराइट का क्लेम नहीं आता है। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे-ऐसे बना के रखा हुआ है। जैसे हम लोग संदीप महसूरी को जानते हैं, बहुत फेमस है, ठीक है? उनके वीडियो पे भी कॉपीराइट्स नहीं आते हैं। तो ऐसे लिखा रहता है, कोई भी रिसर्च, कोई भी जर्नल्स में आप रहेंगे, ठीक है, बहुत सारे जर्नल हैं, स्कोपस है और एल्सेवियर है, नेचर है, बहुत सारे टाइप के जर्नल्स हैं। तो उसमें आपका ऐसे रहता है कि मतलब कि वो उसका कॉपीराइट है, उसको यूज नहीं, आप उसको पढ़ सकते हैं, आप उससे नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन उसका एज इट इज, मतलब जो लाइन लिखी है उसको आप ऐसे करके कॉपी नहीं यूज कर सकते हैं, ये अनएथिकल होगा। तो वही है क्रिएटिव कॉमन। क्रिएटिव कॉमन होता क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये एक संस्था है जो कॉपीराइट देती है, ठीक है। क्रिएटिव कॉमन ऐसे समझिए इसको, ये क्या है, ये एक संस्था है जो लोगों को कॉपीराइट देती है, मतलब व्यवहारिक तौर पे मैं ऐसा समझाती हूँ बस, कि क्रिएटिव कॉमन एक संस्था है, मतलब एक इंस्टीट्यूट है। सिर्फ आप उसको मतलब बिहेवियरल तरीके से समझिएगा, ऐसा कोई डिफिनेशन नहीं है, बस समझाने के लिए बता रही हूँ कि क्रिएटिव कॉमन नाम की एक संस्था है जिसमें लोग जाते हैं, अपनी चीजें देते हैं कि ये मेरी चीज है। मतलब कि अभी समझ लीजिए कि जैसे ये मैंने स्लाइड बनाई, ठीक है, ये मैंने अपने से लिखा स्लाइड बनाई, तो मैं ढेर सारे स्लाइड बना ली अपना,
जैसे कि अभी आप लोग को देने की जो मैं देती हूँ, डॉक्यूमेंट्स देती हूँ, पीडीएफ देती हूँ, वो मैंने अपने से टाइप किया, अपना बनाया। मैं दूसरा का लेके कॉपीराइट लेने नहीं जाऊँगी, जो चीज़ अपनी रहती है उसे कॉपीराइट मिलता है। तो उस संस्था में मैं गई, अपने डॉक्यूमेंट दे दी कि ये मेरी डॉक्यूमेंट्स है, आप मुझे कॉपीराइट दे दीजिए। मतलब कि जो मेरी चीज़ है वो मुझे इतना राइट दीजिए कि जो मेरी चीज़ है वो मेरी है, कोई इसको यूज़ नहीं करे, मुझे ये राइट दीजिए। आदमी जाके वहाँ राइट माँगता है अपना कि जो मेरी चीज़ है वो कोई यूज़ नहीं करे। अगर कोई यूज़ कर रहा है तो मैं उसके खिलाफ क्या कर सकती हूँ? केस कर सकती हूँ। वो चीज़ें जहाँ भी उसने यूज़ किया उससे उसको हटवा सकती हूँ, मतलब वो मेरा कॉपीराइट है। आपको सुन के मतलब हो सकता है आप सुने कि नहीं सुने पता नहीं, पर मुझे पता है कि यहाँ तक कि है ना, लोग वॉइस का भी कॉपीराइट करा के रखे हैं। आप सोचिए जैसे गाने का कॉपीराइट होता है, आजकल तो ट्रेंड है, हर चीज़ का कॉपीराइट है। कुछ एजुकेशन फील्ड का उसका भी है, गाने का, आजकल लोग ना वॉइस का भी, आजकल क्या मतलब बहुत पहले से ही लोग जब मैंने सुना तो मुझे थोड़ा-सा अलग-सा लगा नॉलेज, इसलिए मैं तो आपको दे रही हूँ कि लोग वॉइस का भी कॉपीराइट लगा के रखे हैं। वॉइस का कॉपीराइट कौन-कौन लगा के रखा? बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैंने सुना है कि अमिताभ बच्चन ने, उनका वॉइस कोई यूज़ नहीं कर सकता। जैसे आप लोग देखेंगे बहुत सारे लोग एक्टिंग करते हैं उनका अमिताभ बच्चन की आवाज़ में। लेकिन अगर वो कहीं पे वो यूज़ हो रहा है, मतलब उससे अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है, कहीं पैसे के लिए यूज़ हो रहा है उस चीज़ को, कॉपीराइट एड्स वगैरह में, किसी चीज़ में, तो उनसे वो राइट लेने पड़ेंगे। तभी आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और उन्होंने किया था। रजनीकांत ने भी अपनी वॉइस का कॉपीराइट लेके रखा है। लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ का कॉपीराइट लेके रखा है। तो इन लोगों ने कॉपीराइट लेके रखा हुआ कि उनकी आवाज़ में कोई और उसका यूज़ नहीं करेगा। तो चलिए इसको थोड़ा-सा डेफिनेशन उसकी देख लेते हैं। अब आप लोगों को कॉपीराइट तो समझ में आ गए होंगे, यही एक कॉन्सेप्ट है। अब थोड़ा-सा डेफिनेशन भी देख लेते हैं। कॉपी क्या है? क्रिएटिव कॉमन सीसी इज़ एन इंटरनेशनली एक्टिव नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब पूरे विश्व को यही कॉपीराइट देती है। ये एक तरह का संस्था है। दैट प्रोवाइड फ्री लाइसेंस फॉर क्रिएटर टू यूज़ व्हेन making their work available to the public. Okay, these license help the creator to give permission of other to use the work in advance under certain condition. ये क्या करती है? एक तरह से उसको जो क्रिएटर है उनको देती है, राइट देती है कि आपके जो वर्क है वो कोई और इसको यूज नहीं कर सकता है। अगर करता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार रह सकते हैं। क्रिएटिव कॉमन ये इसका सिंबल है शीशी, आप लोगों ने देखा होगा ऐसे रहता है शीशी। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय गैर लाभकारी संगठन है जो रचनाकारों को अपना काम जनता के लिए उपलब्ध कराते समय उपयोग करने के लिए मुफ्त लाइसेंस प्रदान करता है। ये लाइसेंस निर्माता को कुछ शर्तों के तहत अग्रिम रूप से काम का उपयोग करने के लिए दूसरों को अनुमति देने में सहायता प्रदान करता है। Every time a work is created, such as when a journal article is written or a photograph taken, कुछ भी हो सकता है, कोई हमारा आर्टिकल है जनरल का या फिर फोटोग्राफ है, सब पे कॉपीराइट मिलता है। कुछ गूगल पे फोटोग्राफ भी होते हैं जो कॉपीराइटेड होते हैं, जो कि हम यूज नहीं कर सकते हैं। और अगर यूज किए हैं तो हमें उसका देना पड़ता है कि यहाँ से ये चीज ले आए। That work is automatically protected by copyright. Copyright prevent other from using the work in certain way, such as copying the work or putting the work online. हर बार जब कोई कार्य सृजित किया जाता है, जैसे कि जब कोई पत्रिका लेख लिखा जाता है या कोई तस्वीर ली जाती है, तो वह कार्य स्वचालित रूप से कॉपीराइट द्वारा सुरक्षित हो जाता है। कॉपीराइट सुरक्षा दूसरों को कुछ खास तरीकों से काम का उपयोग करने से रोकता है, जैसे काम की नकल करना या काम को ऑनलाइन करना। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि आप क्या है, जैसे इसमें बोला है कोई भी रिसर्च आर्टिकल हो गया, फोटोग्राफ हो गया, कोई भी वीडियो चीज़ हो गई, ठीक है? उस पे कॉपीराइट हो गया। जैसे टिस-टिस वगैरह का वीडियो होते हैं, तो हम लोग उसको नहीं यूज़ करते हैं। अगर आप कहीं यूज़ कर रहे हैं, तो कॉपीराइट का क्लेम आ सकता है। तो वो कॉपीराइट उसको मिल गया वहाँ से। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो पूरी तरह से क्या किया, प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी इसका ऑनलाइन वर्क के लिए यूज़ नहीं करेगा या फिर अपने किसी भी काम के लिए, या फिर आप उसको ना कॉपी कर सकते हैं, ना उसको ऑनलाइन तरीके से चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं।
इसमें कुछ ऐसे कॉपीराइट दिए जाते हैं कि किसका क्या-क्या मतलब है, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ओके, ये बस मैंने ये ले आई हूँ कि नॉलेज के लिए ले आई हूँ कि आप लोग थोड़ा देख लीजिए, अच्छा लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि चीज़ों को हम इसीलिए पढ़ें कि मेरे एग्ज़ाम में आए। कुछ नॉलेज के लिए भी चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए। ऐसे इस अलग-अलग टाइप के लाइसेंस दिए जाते हैं। क्रिएटिव कॉमन में मतलब कॉपीराइट का ये क्या है, लाइसेंस का तरीका है, इसका कुछ न कुछ टर्म है। सीसी तो सबका है कि मतलब क्या है, सबका कॉपीराइट, कॉपीराइट जब मिल गया तो ये तो आ ही जाएगा सीसी, ठीक है। और ये क्या हो गया, डीवाई, बाई का मतलब क्या हो गया, एट्रीब्यूशन, अदर कैन कॉपी। इसमें क्या, अगर कोई आपका कॉपी करता है चीज़ों को तो वो क्या हो जाएगा, वो आपको परमिशन लेना ही पड़ेगा उसको। और ये क्या, बाई और ऐसे, इसका मतलब क्या हो गया कि नो डाइवर नो डेरिवेशन वर्क, अदर कैन ओनली कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्प्ले और प्लेटफॉर्म। ओके, कि एक तरह से ये क्या है, इस तरह से एक क्या है, सब लाइसेंस दिए जाते हैं और इसका अलग अलग चीजों का अलग मतलब होता है। उसका इसका मतलब क्या हो गया, शेयर अलाइक हो गया, और नॉन कमर्शियल मतलब कमर्शियल चीजों के आप यूज नहीं कर सकते हैं। ये आएगा नहीं, सिर्फ ऐसे ही मतलब ये आएगा। अब हम लोग बात करते हैं, मूक पे आ जाते हैं कि मूक क्या होता है। मूक का जो फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये एक तरह से मूक जो होता है ये ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है। इस पे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं और आजकल ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है। इस पे हम लोग मूक जो होता है, मूक पे जाके हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हम कर सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग मूक के थ्रू। एक तरह से ओपन यूनिवर्सिटी की तरह से मान के चलिए इसको, जिसमें सारे काम ऑनलाइन होते हैं। मूक में क्या होता है, मूक का फुल फॉर्म होता है मैसिव, मतलब कि जिसमें बहुत सारी चीजें आए। ओपन मतलब खुला हुआ है, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन, कोर्स का मतलब कोर्स, ठीक है। फैसिलिटेट होली ऑनलाइन एंड डिजाइन टू सपोर्ट एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ एनरोलमेंट, मतलब इसमें एनरोलमेंट जो है कि इसमें बहुत सारे बच्चे इसमें जुड़ सकते हैं, जो कि अनलिमिटेड है। जरूरी नहीं है कि 1000 2000 लाख 2 लाख करोड़ जितना भी जुड़ना है उतने लोग आके इस पे शिक्षा ले सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप लोग पढ़िए, ध्यान से पढ़िए कि मूक होता क्या है, ठीक है। एम मतलब क्या हो गया कि मैसिव, मैसिव का मतलब बहुत सारा। देर में भी बहुत सारे स्टूडेंट क्या हो सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो कोर्स है वो कैसा है, ओपन है, खुला है सबके लिए। कोई भी किसी कास्ट का हो, कहीं भी बैठा हो, पूरे विश्व में कहीं भी बैठा हो, किसी भी जाति को, मतलब किसी चीज पर इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। जो इसको एजुकेशन लेनी है वो मूक के थ्रू ले सकता है। ऑनलाइन ये क्या है, ये टोटली ऑनलाइन, इस पे असाइनमेंट आपके ऑनलाइन आएंगे, आपको ऑनलाइन एग्जाम देना, हर चीज इसका ऑनलाइन है। जैसे कि हम लोग के यहाँ जो है राजर्षि टंडन हुआ, इग्नू हुआ, ये सब जो ओपन डिस्टेंस वाले हैं, तो उसमें हर चीज ऑनलाइन नहीं होती है। असाइनमेंट वगैरह आपके घर आए आप ऑनलाइन दे, लेकिन एग्जाम आपको जाके ऑफलाइन ही देना होता है। अभी तक तो मुझे यही पता है कि इसका एग्जाम ऑफलाइन ही होता है, लेकिन इसमें सारी चीजें ऑनलाइन होती है। और ये वर्ल्ड वाइड है, मतलब कि आप इंडिया में बैठे बैठे आप विदेश की यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज हुआ, कुछ भी होगा, जो मूक मूक का अगर फैसिलिटी वहाँ पे होगी तो आप वहाँ एजुकेशन ले सकते हैं ऑनलाइन, घर बैठे बैठे, ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को सपोर्ट कर रहे हैं। कोर्सेज इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो हम ज्वाइन कर सकते हैं। द टर्म मूक वाज ओरिजिनली क्वाइंड बाय, किसके द्वारा क्वाइंड किया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, डेव कार्मियर। Okay, these are now several leading platforms that host the majority of MOOC, namely Coursera। ठीक है, बहुत सारे इसमें क्या मूक के द्वारा क्या क्या जो मतलब बहुत सारा इसमें एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। ओके, क्या क्या है इसमें, क्रोसेरा है, उडेसिटी है, और क्या है, ईड एक्स है, ठीक है। हाउएवर
A course does not need to be hosted on one of these platform to be considered as MOOC. MOOC क्या एक तरीके से प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे जो होते हैं आ, आ, संस्था हैं बहुत सारे, ठीक है, क्रोसेरा हुआ, यूडासिटी हुआ, ईडीएक्स हुआ, बहुत सारे लोग हैं जो लोग इसमें क्या करते हैं, एजुकेशन प्रदान करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं। ये अभी जल्दी सर्वे हुआ है कि जो क्रोसेरा के थ्रू का सर्वे है कि इसमें कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी का ज़्यादा एनरोलमेंट हुआ है, कहाँ किस-किस देश में ज़्यादा एनरोलमेंट हुआ है। तो सबसे ज़्यादा हुआ है यूनाइटेड स्टेट, ये कितना किया है 27%, और दूसरे नंबर पे है इंडिया। मतलब कि सोचिए कि इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन कितना ज़्यादा ले रहा है। आफ्टर कोविड ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है। और ये भी है, फर्स्ट नंबर पे क्या है, यूएस में सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है, इंडिया, ब्राज़ील, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रसिया एंड उसके बाद क्या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि और बाकी जो देश हैं उनका नंबर आता है, कितने में है वो 41% में बाकी देश हैं, ठीक है। 100 में से 8% सिर्फ इंडिया में है जिन्होंने क्रोसेरा पे एडमिशन लिया, क्रोसेरा के थ्रू मूक में एडमिशन लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि ई इंक्लूशन क्या होता है। अभी हम लोग पढ़े थे इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है कि जो मतलब जो विशिष्ट बच्चे हैं, मतलब कि क्या हो सकता है, वो विकलांग भी हो सकते हैं और उनका आईक्यू लेवल कम हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब समझ लीजिए कि सामान्य से अलग हैं, जो सामान्य से हट के हैं वो आ गया, विशिष्ट बच्चे आ गए हैं। तो जो विशिष्ट बच्चे हैं उनका ऑनलाइन कैसे एजुकेशन लेंगे, ठीक है। विशिष्ट बच्चे में उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो सबसे हट के हैं, सबसे अलग से हैं। जैसे किसी को सुनने में दिक्कत है, किसी को आँख में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को बोलने में दिक्कत आ रही है, किसी को आईक्यू लेवल ही बहुत ज़्यादा है कि वो क्लास में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, बहुत तेज़ है। तो उनका हम उनको कैसे मतलब एजुकेशन मिलेगी ऑनलाइन, ठीक है, इसको हम लोग देखना है। E-inclusion is a such more recent term which is often used to refer to the use of digital technology to break down barrier of gender। मतलब हमको क्या करना है, जेंडर का बैरियर तोड़ना है, रेस और एज का, सेक्सुअलिटी का, क्लास का, इस सब का जो जेंडर तोड़ के हमको ई इंक्लूजन सबको कराना है, सबको ऑनलाइन शिक्षा देनी है, मतलब कि टेक्नोलॉजी का यूज कराना है हमको। The term e-inclusion is these review related to the use of digital technology to enable inclusive learning practice for people with learning difficulties। ई-समावेशन एक बहुत अधिक हालिया शब्द है जिसका उपयोग अक्सर लिंग, जाति, आयु और कामुकता या वर्ग की बाधाओं को तोड़ने के लिए डिजिटल तकनीकों के उपयोग के संदर्भ में किया जाता है। इस समीक्षा में ई-समावेशन शब्द सीखने की कठिनाई वाले लोगों के लिए समावेशी शिक्षा प्रथाओं को समक्ष करने के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग करता है। मतलब कि वही है कि जो विशिष्ट बच्चे हैं उनको शिक्षा हमको कैसे देनी है, ऑनलाइन शिक्षा कैसे देनी है, ई एजुकेशन कैसे कराना है, सिंपल सी बात है। ई इंक्लूजन वही होता है। और डाइवर्सिटी, हर कोई अलग अलग है, कोई भी दुनिया में एक जैसा नहीं है, सबका अलग आईक्यू लेवल है, सबकी अलग नीड है, सबका अलग इंटरेस्ट है। और हमारे यहाँ तो और भी अलग चलता है, हाँ, सबका अलग जाति है, अलग जेंडर है, हाँ, तो अलग अलग चीजें, तो वही है कि डाइवर्सिटी है पूरी दुनिया में। लेकिन हम लोग को क्या करना है, उसको इक्विटी में बदलना है, एक करके रखना है। जो दुनिया में डाइवर्सिटी फैली हुई है, हाँ, उसको हमको इक्विटी, इक्विटी मतलब क्या करना है, हर चीज को एक करना है। कोई भी पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस हैं, उसको क्या करना है, सबको समान रूप से देना है। एजुकेशन का हक सबके ऊपर है, तो वो क्या हो गया, मिलके इंक्लूजन हो सकता है। एप्लीकेशन ऑफ एसेटिव टेक्नोलॉजी इन ई एजुकेशन, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और बता दूं। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको सुनने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो किस में आएगा, वो विशिष्ट बच्चे में आएगा। हाँ, उसको सुनने में दिक्कत है, विशिष्ट बच्चे हैं, तो उनको ई लर्निंग कैसे कराना है, तो उनके लिए क्या करना है, उनके लिए हम क्या लाएंगे, कान वाली मशीन ला दिए, टेक्नोलॉजी का उसमें जोड़ दिया उसको, तो वो क्या हो गया, इंक्लूजन हो गया, ठीक है। और कोई बच्चा है जिसको आँख खराब है, ठीक है, मतलब आँख से देख नहीं पा रहा है,
तो उसको क्या करना है, उसको ऐसे टेक्नोलॉजी ले आना है, ब्रेल लिपि ले आना है। और ब्रेल लिपि क्या है, एक तरह से टेक्नोलॉजी उभरी हुई उसमें आकृति रहती है, जो बच्चा आँख बंद करके भी उसको चीज़ों को देख समझ सकता है, पढ़ सकता है। तो ये क्या हुआ, ये ई इंक्लूजन हो गया, मतलब कि चीज़ों को टेक्नोलॉजी से हमको जोड़ देना है और उसको शिक्षा देनी है। कोई बच्चा जैसे कि मशीन ला के दे दिया, ठीक है? तो वो कैसे सुन रहा है? अगर हम उसको क्या करते हैं, बच्चा अगर कम सुन रहा है, अगर एकदम नहीं सुनाई दे रहा है तो मशीन ला रहा है, कम सुनाई दे रहा है तो भी मशीन ले रहा है। लेकिन हम उसको ऑडियो क्लिप भी बना के दे सकते हैं ताकि वो कान में लगा के अपना चीज़ों को सुनता रहे, तो उसकी एजुकेशन होती रहे। तो अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन कौन-कौन से हैं जो हमें ई-लर्निंग में क्या करते हैं, असिस्टिव करते हैं, मतलब कि सहायक हैं। कौन-कौन से टेक्नोलॉजी सहायक होती है ई-लर्निंग में, ठीक है? असिस्टिव टेक्नोलॉजी डिज़ाइन टू एनहांस लर्निंग, ये किसके लिए क्या करती है, एनहांस लर्निंग है उसको बढ़ाती है। वर्किंग एंड डेली लिविंग ऑफ डिसेबल्ड पीपल्स एंड दोज विथ लर्निंग डिफरेंस सच एज dyslexia, vital tools providing life help to everyday problem that disabled people face। अभी जो हमने पढ़ा बस उसी को थोड़ा आगे करके पढ़ना है कि सुनने में किसी को दिक्कत आ रही है, उसको मशीन का यूज़ करना है। तो कौन-कौन सी चीज़ें, कौन-कौन सी जो टेक्नोलॉजी है वो बच्चे को सहायक कर सकती है सुनने, लिखने, पढ़ने, उसका आईक्यू लेवल तेज़ है तो उसके लिए क्या, आईक्यू लेवल कम है तो उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। यही हो गया कि सहायक क्या-क्या सामग्री होती है। सहायक तकनीकी विकलांग और डिस्लेक्सिया जैसे सीखने के, डिस्लेक्सिया में जिसको पढ़ने लिखने में समस्या हो रही है, कोई बच्चा विकलांग है उसको पढ़ने लिखने में समस्या हो रही है, तो कौन सी चीजें हैं, कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो डिजाइन की गई हैं जो बच्चे के लिए सहायक हो सकती हैं, तो वो हो गया असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। विकलांग बच्चों के सामने आने वाली रोजमर्रा की समस्याओं के लिए लाइफ हैक्स प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण, मतलब वही कि कोई बच्चा विकलांग है उसको कौन कौन सी चीजें ऐसी टेक्नोलॉजी ले आकर दिया जाएगा जिससे वो बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर सके। Finding the right tools and support can help create a more supportive workplace and help you realize the benefit of embracing different work style performance। सही उपकरण और समर्थन ढूंढना एक क्या है, अधिक सहायक कार्यस्थल है। अगर किसी बच्चे को सुनने में दिक्कत आ रही है तो हम उसके लिए क्या लाएंगे, उसके लिए मशीन ले आएंगे सही वाली, ठीक है? और किसी बच्चे को आँख में दिक्कत आ रही है, देख नहीं पा रहा है तो उसके लिए अच्छा चश्मा खरीद के देंगे ताकि वो देख सके। तो ये सब चीज़ें क्या, ये सब असर्टिंग है, ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी, मशीन टेक्नोलॉजी है, जो चश्मा है वो टेक्नोलॉजी है। तो जो चीज़ें सहायक है विकलांग बच्चों के लिए वो हो गया असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर ई इंक्लूसिव चाइल्ड। असिस्टिव टेक्नोलॉजी मतलब कि क्या-क्या टेक्नोलॉजी हमको असिस्ट कर सकती है, सहायक, किसी बच्चे को कम दिख रहा है तो क्या हुआ, वो किसका यूज़ कर लिया, लेंस का यूज़ कर लिया, ठीक है? राइटिंग पैड, हम राइटिंग पैड का भी यूज़ करें, जैसे अभी जो पैड चल रहा है जिसपे हम लिख रहे हैं और आपको ऐसे-ऐसे दिख रहा है, ये हमारा राइटिंग पैड हो गया, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें कम क्लास में बहुत सारे बच्चे तो भी हम लोग यूज़ करते हैं, माइक का यूज़ करते हैं, ये जो टाइम वाला होता है इसको कान वाली मशीन की है, रीडिंग चीज़ें कर लिया, कम्युनिकेशन की है लैपटॉप में, ठीक है? ढेर सारी चीज़ें हैं जिसका हम लोग असिस्टिव टेक्नोलॉजी के तौर में यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें किससे आई हैं? माइक कैसे बन के आया? टेक्नोलॉजी माइक बनाया, राइटिंग पैड कौन बनाया? टेक्नोलॉजी बनाया, लेंस कौन बनाया? टेक्नोलॉजी बनाया है। अब आपका एक मॉडल है जिसको आपको याद करना पड़ेगा, ये मॉडल, ठीक है? तो हम ये वाला मॉडल हम लोग 6 पीएम वाली क्लास में पढ़ते हैं, ओके? थोड़ा-सा हम लोग देख लेते हैं कि एक तरीके का मॉडल है और इससे क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो आपको ये मॉडल अच्छे से रटा होना चाहिए, ये मॉडल। ठीक है? इसमें हम देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्वालिटी, सिस्टम क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी, इस सब का किस पे उपयोग पड़ता है। जो-जो लाइनें गई हैं ना, वो आपको ध्यान से रख के पढ़नी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी कि इन्फॉर्मेशन क्वालिटी जो है उसका किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसी तरह क्वेश्चन आया है कि यही क्वेश्चन आया था कि इन्फॉर्मेशन क्वालिटी का किसके-किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो किसके ऊपर पड़ता है? यूजर्स के ऊपर पड़ता है और यूजर सैटिस्फैक्शन, यूजर इंटेंशन के ऊपर यूजर सैटिस्फैक्शन, ऐसे ही क्वेश्चन आया था, ठीक है? तो ये अभी हम लोग आगे वाली क्लास में इजी वे में डिस्कस करेंगे, 6 पीएम की क्लास में आप सब लोग आइएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी। जितना मैंने पढ़ाया समझ में आ गया सबको? ओके, गुड।
तो 6 PM वाली क्लास में सब लोग आइए, फिर उसमें हम लोग ये पढ़ लेंगे और आज हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 2। ओके, बाय सबको।